हेलो स्टूडेंट, डायनामिक्स को स्टार्ट करते हैं, गति विज्ञान को प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रकृति में चाहे कण हो, चाहे कोई पिंड हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई पार्टिकल हो, कोई रिजिड बॉडी हो या कोई भी थिंग्स हो, वो जब भी जिस भी तरीके से मोशन कर रही है, जिस भी तरीके से वो गति कर रही है, चाहे वो सरल रेखा में गति कर रही हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो, चाहे वो कर्वी मोशन कर रही हो, कर्वी मोशन, चाहे वो वक्र रेखीय गति कर रही हो, किसी भी प्रकार की गति जब होती है तो उसका अध्ययन जिस शाखा में रखा गया है वो गति विज्ञान है। गति विज्ञान में, डायनामिक्स में हम इन पर स्टडी करके पूर्वानुमानों से यह पता लगा सकते हैं कि कोई पार्टिकल कितने समय बाद या कोई पिंड कितने समय बाद कितनी दूरी पर पहुंचेगा, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, उसकी मोशन किस प्रकार से होगी, हम उसके नेचर को पहचान सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो डायनामिक्स की इन स्टडीज से ही हम लोग, जो हमारी सेना है, जो हमारी आर्मी है, उनको काफी हेल्प मिलती है। दुश्मन सेना पर अटैक करना है तो प्रोजेक्टाइल पर स्टडी करके हम लोग टारगेट पर, फिक्स टारगेट पर हम लोग वहां पर फोकस कर पाते हैं। वायुसेना के द्वारा जो बम गिराए जाते हैं, प्रोजेक्टाइल की स्टडी से ही सटीक निशाने पर हम अपने टारगेट पर आ पाते हैं। गति विज्ञान के अंदर हम इनकी स्टडी करके कई पूर्वानुमानों पर हम अध्ययन करते हैं। हम यहां तक कि अंतरिक्ष से आने वाले जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जो शुद्ध ग्रह होते हैं, उसके बारे में हम ये पता कर चुके होते हैं पहले ही कि ये जो एस्ट्रॉइड है वह हमारी अर्थ पर टकराएगा या नहीं टकराएगा, और अगर ये अर्थ पर आ भी रहा है तो इसकी स्पीड क्या है, किस गति से आ रहा है, इसको हमारी अर्थ तक आने में कितना समय लगेगा, वो समय हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके होते हैं, और कैलकुलेट करके हम पहले ही उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंतजाम कर चुके होते हैं। हर प्रकार की जो गति है उसे हम लोग गति विज्ञान में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में पढ़ते हैं। अब यहां दो प्रकार की गतियां होती है, एक तो सरल रेखीय गति और एक होती है वक्र रेखीय गति, अर्थात एक होती है रेक्टिलिनियर मोशन और एक होती है हमारे पास कर्वीलिनियर मोशन। गतियां हमारे पास ऐसी होती है, मोशंस हमारे पास ऐसी होती है जिनके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी होता है और चेंजेबल भी होता है। कई उदाहरण हमारे पास होते हैं। अगर आप देखोगे कि अगर मैं किसी बॉल को ऊपर से अगर मैं छोड़ता हूं तो सीधी बिल्कुल नीचे की तरफ अर्थ पर आएगी, सीधी वो बिल्कुल ग्राउंड पर आएंगी। वहां उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो जी का मान है, वो कांस्टेंट होता है। इट्स मीन उस बॉल पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशंस भी देखते हैं हमारे आसपास, और चेंजेबल भी एक्सेलरेशन के मोशंस हम देखते हैं। एसएचएम भी एक प्रकार की गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, और इसके अंदर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो चेंजेबल होता है। अट्रैक्शन फोर्स जो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल जो होते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो आकर्षण बल होते हैं, वो भी एक्सेलरेशन चेंजेबल है डिस्टेंस
बढ़ती है कम होती है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन चेंज होता है, कम होता है। तो गतियां कैसी होती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली भी होती है, चेंजेबल एक्सेलरेशन वाली भी होती है, लीनियर भी होती है, कर्वी लीनियर भी होती है, राइट। तो इनमें मैंने यहां हम लोग जो सबसे पहले चैप्टर ले रहे हैं वो डायनामिक्स में हम लोग यहां ले रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय जो गति है, आप अपने आसपास नेचर में काफी देख सकते हैं। सीधी पटरी पर जाती हुई जो रेलगाड़ी की गति होती है, जो ट्रेन की मोशंस होती हैं सीधी पटरी पर, वो एक सरल रेखीय गति होती है। और अभी जैसा मैंने आपको समझाया कि मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको ऊपर से छोड़ता हूं तो बिल्कुल सीधी रेखा में ये नीचे की तरफ ग्राउंड पर जाएगा, और अगर मैं इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। ये कैसी गति है? ये भी एक सरल रेखीय गति है। एक सरल रेखा में होने वाली गति सरल रेखीय गति। एसएचएम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, फिजिक्स में भी आप लोगों ने एसएचएम, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा, इसको पेंडुलम की फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पर लेकिन हम यहां सरल रेखीय गति में सबसे पहले जो सिंपल मोशंस है वो सरल आवर्त गति है एसएचएम में, हम उसी को यहां पर पढ़ेंगे। पर लेकिन यहां हम लोग एक सरल रेखा के रूप में एसएचएम पढ़ेंगे, एक सरल रेखीय गति के रूप में हम एसएचएम पढ़ेंगे। हम पेंडुलम वाली फॉर्म में, कर्वी मोशन में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो यहां हम सबसे पहले जो मोशन स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की, कई तरीके की मोशंस होती है। सबसे पहले हम यहां पर लेने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में सबसे पहले जो हम लेने जा रहे हैं वो है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये पड़ी हुई है, तो लेकिन हम लोग यहां पर सरल रेखीय दिशा में हम इसको देखेंगे। सरल आवर्त गति एसएचएम। एसएचएम का अध्ययन करने के लिए मैं आप लोगों को इसमें आने वाले इसके अध्ययन को अच्छे से समझने के लिए मैं इसको 3 पॉइंट में यहां पर आपको बताना चाहूंगा। आप अपनी एसएचएम की गति को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आप कभी भी उस गति में 3 बिंदु देखिएगा। कौन कौन से, किस तरह से होंगे ये, वो हम लोग देखते हैं। यहां हम सबसे पहले लेने वाले हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम लोग शॉर्ट में एसएचएम कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे। सरल आवर्त गति को समझने के लिए हम 3 बिंदु देख सकते हैं एसएचएम को, और आप एसएचएम पर स्टडी करनी है। आप इन 3 पॉइंट पर विचार कीजिए, आपको एसएचएम के बारे में परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगी। आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, आपको इन 3 बिंदुओं के द्वारा एक एसएचएम पाथ बना लेना है, राइट। कैसे है जरा देखिए आप लोग। एसएचएम 3 बिंदु के द्वारा, हम 3 पॉइंट के द्वारा हम लोग समझा सकते हैं। एसएचएम एक प्रकार की मोशन है, सरल आवर्त गति एक जो मोशन है, इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं, देखिए कोई पार्टिकल, अब क्योंकि हम लोग सरल रेखीय गति पढ़ रहे हैं, मतलब एक रेखा में हम गति पढ़ रहे हैं, एक लाइन में एक लीनियर मोशन हम पढ़ रहे हैं। एक पार्टिकल आपका जो है वो इस तरह से गति कर रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है कि वो लीनियर होकर के उस गति को कंप्लीट करता है, उस मोशन को कंप्लीट करता है। लीनियर एक सरल रेखा में गति होती है। तो देखिए जरा कि कोई पार्टिकल है जैसे यहां, और वो इस सरल रेखा में गति कर रहा है। अब कोई पार्टिकल एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, फर्स्ट आपको इस सरल रेखा पर जो उसकी गति की जो ये सरल रेखा है, इस पर आपको सबसे पहले एक पॉइंट फिक्स कर लेना है। ये हमारे पास वो पॉइंट होगा जिससे हम अपनी उस पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। ये ऑब्जर्व पॉइंट है।
राइट। तो सबसे पहले आप जो गति हो रही है, सरल रेखा जो गति हो रही है, उसमें सरल रेखा पर एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें। ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, इसे हमने ओ नाम दे दिया, इसको हमने ओ से नॉमिनेट कर दिया। सेकंड नंबर पे ध्यान दीजिए, एसएचएम क्या है? आपने एक पॉइंट सरल रेखा पर फिक्स कर दिया है। अब एक पार्टिकल हमारा है, वो पार्टिकल इस सरल रेखा पर गति कर रहा है, राइट। तो यहां जैसे जैसे पार्टिकल इस फिक्स पॉइंट से आगे बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे पार्टिकल की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ती है, तो एसएचएम में इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन देता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, राइट। तो सेकंड पॉइंट कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस के, फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, और वो ये पॉइंट है कि हमेशा जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा उस फिक्स पॉइंट की ओर होगी जहां आपने वो ऑब्जर्व पॉइंट बनाया है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर। पार्टिकल गति कर रहा है, मोशन कर रहा है पार्टिकल, करने दीजिए, पर लेकिन जब उसका एक्सेलरेशन होता है एसएचएम में, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा उस पॉइंट की ओर होता है जहां आपने ऑब्जर्व पॉइंट बनाया है, फिक्स पॉइंट की ओर। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वो हमारे पास होगी फिक्स पॉइंट की ओर। इन 3 पॉइंटों से ही हम लोग एसएचएम को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम यहां देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जरा, मैं आपको एसएचएम की ये गति जो है जिस प्रकार से होगी वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एसएचएम जो गति है वो किस प्रकार से होगी वो हम लोग यहां समझते हैं। देखिए जरा, एक पार्टिकल है, वो एक लाइन में मोशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में एक हमने फिक्स पॉइंट लिया, एक स्थिर बिंदु ले लिया। तो पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, राइट। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ती है तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाता है। अगर मैं उस पार्टिकल को यहां पर शो करने की कोशिश करूं तो समझिए जरा कि माना कि हमारा पार्टिकल किसी टाइम टी पर पॉइंट पी पर पहुंचता है। आप जब भी स्टडी करेंगे ध्यान रख दीजिएगा, आप एसएचएम पर या जिस भी तरीके की आप लोग मोशन पे स्टडी कर रहे हैं, तो आपको कोई फॉर्मूलाज डेवलप करना हो या उसकी गति की समीकरण देनी हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर आपको उसकी देनी हो, तो आप उसकी मोशन में टी टाइम पर स्टडी कीजिए कि टी टाइम पर हमारा पार्टिकल कहां है। क्योंकि हम यही तो चाहते हैं, हम किसी पार्टिकल की मोशंस पर स्टडी करके यही तो पता करेंगे कि कितने समय बाद पार्टिकल कहां होगा, वहां उसका एक्सेलरेशन कितना हमें मिलेगा, उसकी वेलोसिटी वहां पर कितनी होगी, राइट। तो गति का अध्ययन जब हम करते हैं, जब हम मोशंस पर स्टडी करते हैं, तो उस मोशन की स्टडी में हम लोगों को यही पता करना होता है कि हमारा पार्टिकल किसी समय कहां पर है, कितनी डिस्टेंस पर होगा, कितने समय बाद वो सेंटर्स पर आ जाएगा, उसका एक्सेलरेशन हमें कितना मिलेगा, उसकी वेलोसिटीज हमें कितनी मिलेगी। पार्टिकल के हर नेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जनरली हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, कितने समय पर कितना कहां पर होगा, कितनी वेलोसिटी उसकी होगी, यही पता करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप लोग मोशन पर स्टडी करोगे, अभी हम लोग एसएचएम ले रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप और भी अलग अलग तरीके की मोशंस पढ़ेंगे जिसमें डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल भी पढ़ेंगे, आप उसके अंदर डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती भी पढ़ेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल भी पढ़ेंगे,
इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, काफी हमें अध्ययन करना है। तो अध्ययन में मोशन में होगा यही, कितने समय में हमारा पार्टिकल कहां है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस। तो ध्यान दीजिए कि कभी भी स्टडी करनी हो तो आप क्या मानेंगे कि हमारा पार्टिकल टी टाइम पर कहां है। तो हम ये बता सकते हैं कि हमने ये माना कि हमारा पार्टिकल टी टाइम पर किसी पॉइंट पी पर पहुंचा, तो हमने यहां पर टी टाइम पर जब उसको देखा तो हमारा पार्टिकल पी पॉइंट पर था, टी टाइम पर था, और फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस यहां पर एक्स थी, राइट। हम यही कहेंगे कि हमारा पार्टिकल टी टाइम पर पॉइंट पी पर पहुंचा, और हमेशा जो डिस्टेंस, ध्यान रखना मैं बार बार जो आपसे बात बता रहा हूं, एसएचएम की स्टडी करने के लिए जो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है तो जो हमने ऑब्जर्व पॉइंट बनाया है, जो फिक्स पॉइंट हमने लिया है, उसी से ही कैलकुलेट होगा, राइट। तो अभी हमारा पार्टिकल क्या है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, टी टाइम पर वो किसी टी टाइम पर वो चल रहा है, हम टी टाइम पर उसको चेक कर रहे हैं, टी टाइम पर वो कहां है, तो पार्टिकल तो कंटिन्यू चल रहा है, तो टी टाइम पर हमने देखा कि वो पॉइंट पी पर पहुंचा, तो ओ से पी की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स है। तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे चल रहा है तो चलते चलते जब जाएगा तो उसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से बढ़ती जाएगी, और अगर उसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से बढ़ती जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब उसका अगर एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा तो ध्यान दीजिए एसएचएम में हमेशा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में काम करता है वो हम देख सकते हैं। एसएचएम में एक्सेलरेशन हमेशा उस फिक्स पॉइंट की ओर काम करता है। तो पार्टिकल बढ़ तो आगे रहा है, पर लेकिन एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। पार्टिकल आगे बढ़ रहा है और फिक्स पॉइंट हमारे पास ओ है, तो पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, फिक्स पॉइंट ओ है, एक्सेलरेशन वहां काम करेगा जहां फिक्स पॉइंट है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं ना कि पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी। क्यों होती रहेगी कम, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है और वो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो ऐसी स्थिति में वो उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा। और जनरली हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन हमेशा देखा जाए तो एक्सेलरेशन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्यों, हम लोग अच्छे से जानते हैं, फोर्स के लिए हमने पढ़ा है m इंटू ए। अब मास, पार्टिकल का जो मास है वो तो कांस्टेंट होता है, पार्टिकल का मास कांस्टेंट है हमारे पास, तो अब उसका एक्सेलरेशन अगर चेंज होगा तो उसका फोर्स भी तो चेंज होगा। एक्सेलरेशन में जो चेंजेस है वो फोर्स को चेंजेस करके बताएगा, राइट। तो m क्या है, वो तो कांस्टेंट है, मतलब a प्रोपोर्शनल टू द a हुआ हमारे पास, जैसा a होगा वैसा आपका फोर्स होगा वहां पर। तो एक्सेलरेशन यहां क्या है, एक्सेलरेशन फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए जरा, यहां क्या है कि पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल आगे तो बढ़ रहा है और कोई फोर्स उसको पीछे की तरफ खींच रहा है। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, तो कोई फोर्स उसको पीछे की तरफ खींच। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। अगर कोई आगे बढ़ रहा होगा और उससे कोई पीछे खींच रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। हम क्या देखते हैं कि पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। हम ये कह सकते हैं ना कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते एक बिंदु हमें ऐसा मिलेगा कि यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी कंप्लीटली जीरो हो गई। धीरे धीरे कम होते उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर, उसको हमने ए नाम दे दिया, तो ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो हो गई। यहां अगर हम ए की बात करें तो पार्टिकल अब आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की ए पॉइंट पर डिस्टेंस ओ से सबसे मैक्सिमम उसने प्राप्त कर ली है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ चुका है,
उसका अधिकतम विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन, अधिकतम विस्थापन उसने प्राप्त कर लिया है। पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। वो ए पॉइंट पर पहुंचते ही उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होते होते जीरो हो गई। अब इसके आगे नहीं बढ़ रहा, तो जितना बढ़ना था वो ए तक बढ़ चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा, अब जितना बढ़ना था वो ए तक बढ़ चुका है। और ओ से लेकर के ए उसने सेंटर से, उसने ओ बिंदु से, फिक्स पॉइंट से अपनी अधिकतम यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को यहां पर इसे मैं अगर ए से शो कर देता हूं, तो हम कह सकते हैं कि ओ से लेकर के ए, जब वो ओ से ए पर पहुंचता है तो उसकी डिस्टेंस यहां पर x इक्वल टू ए पर v इक्वल टू 0 हो जाती है। देखो जरा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कहां से कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से कैलकुलेट करनी है। तो सेंटर से ए तक की डिस्टेंस हमने ए ली है, तो x इक्वल टू ए, और ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी लगभग पूरी 0 हो गई है। करेक्ट? ऐसी स्थिति में पहचानिए। अब यहां पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 तो हो गई है, पर ए पॉइंट पर उसमें अब सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन काम कर रहा है ए पॉइंट की ओर, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही थी एक्सेलरेशन बढ़ता है, ऐसा हमने पढ़ा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है। अब ये सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा जा सकता था वो ए पॉइंट तक जा चुका, तो उसकी डिस्टेंस अभी यहां पर सबसे मैक्सिमम हो चुकी है। तो डिस्टेंस अगर उसकी सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम अगर प्राप्त हो गई है, तो उसका एक्सेलरेशन भी सबसे मैक्सिमम उसे मिल गया है। तो ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 है, पर लेकिन उसका यहां जो एक्सेलरेशन है, मैं एक्सेलरेशन को एफ से यहां लिख रहा हूं, तो एफ जो है वो सबसे मैक्सिमम है, एफ मैक्सिमम। मैं एक्सेलरेशन को यहां एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ए पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम होगा। कितना होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम एसएचएम की इक्वेशन देंगे, उससे हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या होगा आप देखिए जरा, मैं दोबारा आपको ये जो मेंशंस करना तो मैंने मेंशन कर लिया, अब मैं आपको दोबारा लेकर के चलता हूं उसी गति पर। वो किस तरह से गति कर रहा था, देखो पार्टिकल जब चल रहा था तो जैसे जैसे वो ओ से आगे बढ़ रहा था तो उसकी डिस्टेंस बढ़ रही थी, डिस्टेंस बढ़ने से उस पर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ओ की तरफ काम कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में ओ की तरफ काम करने से उसकी वेलोसिटी अब धीरे 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 कम होती जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसकी वेलोसिटी पूरी 0 हो जाती है। वो बिंदु हमने यहां पर ए नाम दे दिया, और ओ से ए की जो ये मैक्सिमम उसने डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट की है वो उसको हमने यहां पर ए नाम दे दिया। और ए पर ऐसी स्थिति में अब उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे अधिकतम, सबसे मैक्सिमम है, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी सबसे मैक्सिमम होगा और वो ओ की तरफ होगा, जिससे वो पार्टिकल दोबारा कहां पर चल पड़ेगा, ओ की तरफ चल पड़ेगा। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, तो फोर्स उसको कहां खींच रहा है, ओ की तरफ खींच रहा है। अब वो पार्टिकल उस फोर्स की ओर, उस एक्सेलरेशन की ओर चल पड़ेगा। अब पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो डिस्टेंस कम होती रही है, डिस्टेंस कम हो रही, तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर लेकिन उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। राइट? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन था, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है धीरे धीरे, और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे यहां पर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। राइट? क्या होगा, आगे आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जैसे ही वो ओ के पास पहुंचेगा, अब उसकी डिस्टेंस नहीं रही। डिस्टेंस कैलकुलेट कहां से कर रहे हैं, ओ से। हम जहां खड़े हैं अगर हम वहीं से ही अगर हमारी डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0, हम जहां हैं वहीं है, हमारी डिस्टेंस 0। ऐसी स्थिति में एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ओ पर आकर के एक्सेलरेशन बिल्कुल 0। यहां एफ की वैल्यू हमारे पास 0, पर वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ रही थी ना, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ओ पर जब वो पहुंचा तो यहां पर उसमें वेलोसिटी होने की वजह से वो क्या करेगा, अब कोई यदि भाग रहा है
अगर कोई भाग रहा है तो यहां O पॉइंट है हमारे पास, तो वो भागते भागते वो O को भी पार करेगा, उसके अंदर वेलोसिटी है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो भाग रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसमें वेलोसिटी होने की वजह से वो इस O पॉइंट को भी पार कर लेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, O को पार करके वो आगे की तरफ आ जाएगा। यहां हमें यह नहीं सोचना कि यहां कोई वॉल लगी हुई है, कोई दीवार लगी हुई है, हम लोग स्पेस में बात कर रहे हैं कि स्पेस में कोई एसएचएम हो रही है। हम लोग जो ये स्टडी कर रहे हैं ये आइडियल पोजीशन पर कर रहे हैं, आदर्श स्थितियों पर हम बात कर रहे हैं। राइट? तो यहां कोई वॉल या ऐसा नहीं है कि पार्टिकल O तक ही आता है, O से चालू होता है और O पर आकर के रुक जाता है, नहीं। O तो हमने कोई ऑब्जर्व पॉइंट, कोई गति हो रही थी तो बीच में हमने ऑब्जर्व पॉइंट को ही मान लिया कि हाँ कोई गति हो रही है, हमने बीच में कोई ऑब्जर्व पॉइंट मान लिया कि हम यहां से इसकी गति को कैलकुलेट करेंगे। तो पार्टिकल क्या होगा, O को भी पार करेगा, उसके अंदर वेलोसिटी है, और जैसे ही उसके अंदर वेलोसिटी है वो O को भी पार करेगा, तो क्या होगा, अब O से उसकी डिस्टेंस दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। O से उसकी डिस्टेंस, अब वो आगे बढ़ा, सपोज करो वो यहां तक पहुंचा, तो O को पार करते हुए यहां तक पहुंचा, तो क्या होगा कि O से लेकर के इस पॉइंट की डिस्टेंस अब दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गई है, और डिस्टेंस जब दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो फिर एक्सेलरेशन काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। तो फिक्स पॉइंट से अब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेशन भी काम करेगा, और एक्सेलरेशन हमेशा उस ओर काम करता है जहां पर फिक्स पॉइंट है। तो पार्टिकल बढ़ तो कहां रहा है, आगे की तरफ, और एक्सेलरेशन कहां काम करेगा, फिक्स पॉइंट की तरफ। तो एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोबारा क्या होगा कि वो पार्टिकल आगे तो बढ़ेगा, पर लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उसकी वेलोसिटी वो धीरे धीरे कम करता जाएगा। भाग तो आगे रहा है पर लेकिन फोर्स उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो O से जैसे ही आगे आएगा तो उसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, जिससे उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वेलोसिटी कम होते बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। इस स्थिति को हमने A' नाम दे दिया। राइट? अब क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो हो रही है, हम लोग जो भी स्टडी करते हैं वो करते हैं वैक्यूम में, निर्वात में, आइडियल कंडीशंस पर। तो जितनी डिस्टेंस हमारे पास O से A की थी उतनी ही डिस्टेंस हमें O से A' की भी मिलेगी, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमारे पास A ही होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है हमारा वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ते बढ़ते उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, और कम होते होते वो बिंदु A' जो बिंदु है वो बिंदु हमें उतनी ही दूरी पर मिलेगा जितनी दूरी पर हमें राइट साइड में A पॉइंट मिला था, जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी आदर्श स्थितियों पर, आइडियल पोजीशन। तो दोनों O के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस हमारे पास समान होगी। अब यहां पर क्या होगा, वही A' है, A' पर अब उसकी डिस्टेंस यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम उसे मिला है यहां पर, इससे आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो वेलोसिटी कम होती जा रही थी, और A' पर आकर की वेलोसिटी उसकी कंप्लीटली जीरो हो गई है। यहां जितना बढ़ सकता था इतना बढ़ चुका, तो यहां A' पर उसका एक्सेलरेशन सबसे मैक्सिमम उसे मिलेगा, और कहां होगा, फिक्स पॉइंट O की तरफ होगा। और फिक्स पॉइंट अगर O की तरफ उसका एक्सेलरेशन होगा तो यहां A' पर आकर के पार्टिकल फिर गति करने लग जाएगा उस ओर जहां उसका एक्सेलरेशन उसे लेकर के जा रहा है, मतलब O की तरफ। अब पार्टिकल फिर आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और O पर आकर के उसकी वेलोसिटी हमेशा उसको मैक्सिमम मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके आगे बढ़ते ही डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होती है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगता है, और वेलोसिटी धीरे धीरे कम करने लगता है। धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते A तक जाएगा, फिर दोबारा आएगा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और O पर आकर के वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पता करता है। फिर वेलोसिटी होने की वजह से वो O को भी पार करके आगे बढ़ जाता है, और फिर दोबारा वहां एक्सेलरेशन काम करने लगता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा पार्टिकल
ए से लेकर के ए डैश के बीच में गति करता है। जो ये ए से ए डैश के बीच में जो गति कर रहा है, इसकी इन एक्सेलरेशन के द्वारा होने वाली जो ये गति है उसको हम लोग एसएचएम कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये जो हमारा पॉइंट ओ है जिसे हमने स्थिर किया था, वो स्थिर बिंदु इसका सेंटर कहलाता है, केंद्र कहलाता है। राइट, बिंदु ओ हमारी एसएचएम का केंद्र होता है, और ये जो ओ से लेकर के ए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें मिला है, इससे हम अपने एसएचएम का एम्पलीट्यूड आयाम कहते हैं। एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है हमारा। एम्पलीट्यूड, राइट। तो आपको ये पूरी गति समझने में आई होगी। एसएचएम जो हमारे पास है वो किस प्रकार से होती है। एसएचएम के लिए आपको इस एसएचएम को समझने के लिए 3 बिंदुओं को ध्यान में रख लेना है। 3 बिंदुओं के द्वारा एसएचएम को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो हम इसकी डेफिनेशन आसानी से दे सकते हैं कि एक सरल रेखा में जब कोई कण गति करता है तो उस पर एक स्थिर बिंदु से जब उसकी दूरी बढ़ती है तो दूरी बढ़ने के साथ साथ उसका त्वरण का मान भी बढ़ता है, और वो सदैव उस ओर होता है जहां वो आपने स्थिर बिंदु लिया है। इस प्रकार की जो ये गति होती है वो एसएचएम होती है। ये जो स्थिर बिंदु था वो उसका केंद्र कहलाता है, और जो अधिकतम विस्थापन था वो उसका आयाम कहलाता है, राइट। इस प्रकार की ये जो गति है वो एसएचएम है। ये डेफिनेशन एसएचएम की हम लोग लिखेंगे अगले लेक्चर में। हमने एसएचएम की पूरी गति को इस प्रकार समझा। मैं बिल्कुल ये आशा कर सकता हूं आपसे, आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर अभी भी थोड़ा बहुत अगर आपको बीच में अगर आपने स्किप कर दिया या रह गया है थोड़ा बहुत भी, आप वीडियो को दोबारा सुनिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, सरल आवर्त गति का हम समीकरण प्राप्त करेंगे, और यहां पर अधिकतम त्वरण का मान, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम, इनके फॉर्मूलाज डेवलप करेंगे। ओके, तो बाकी की स्टडी करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आज इतना ही लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।